गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है आयात निर्यात नीति। भारत की आयात निर्यात नीति के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसके जो मुख्य मुख्य उद्देश्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा और हम जानेंगे। तो कोई भी देश है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए आयात निर्यात नीतियां हैं जो बनाता रहता है। सामान्यतः भारत में भी इसी प्रकार की जो नीतियाँ बनी हुई है। भारत में 1985 में सबसे पहले जो इस प्रकार की नीति को अपनाया गया था और वर्तमान में जो हमारी आयात निर्यात जो नीति चल रही है वो है 2015 से लेकर के 20 तक। अब नई नीति है जो 21 से आगे बनेगी। तो पीछे अभी ये है और इसका जो लेखा जोखा है आगे 2 से 5 सालों में इसका है जो सामने आएगा हमारे। तो अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक जो देश है जो आयात निर्यात नीति बनाता है उसके क्या उद्देश्य होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक देश एक दूसरे देश से व्यापार के माध्यम से ही आगे बढ़ सकता है। तो व्यापार जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इनकम होगी। तो इनकम के लिए व्यापार को बढ़ाना आवश्यक होता है। और जो हमारी जो ये विदेशी जो नीति होती है, व्यापार नीति भी इसको बोल सकते हैं या आयात निर्यात नीति भी बोल सकते हैं। तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य यही है कि दो देशों के बीच में व्यापार को बढ़ाया जाए, किस तरीके से अपनी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा किया जाए और किस तरीके से अपने देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दूसरे देशों में भी बड़ी मात्रा में माल को बेचा जाए और अपने देश में कम से कम जो ज़रूरत वाली चीज़ें उनको मंगवाया जाए और अपनी जो घरेलू आवश्यकता है वो अपने देश के प्रोडक्शन द्वारा इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ज़्यादातर देश यही चाहते हैं। तो फिर भी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो मुख्य उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले इसका पॉइंट है वो है निर्यातों को प्रोत्साहन देना। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कोई भी देश है, जो हम भारत का एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, प्रत्येक देश ही चाहता है कि अपने निर्यातों को बड़ी मात्रा में बढ़ाए। निर्यात जितने ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा देश की क्या है इनकम होगी और इनकम है वो देश में कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करती है। तो निर्यातों को बढ़ावा देना किसी भी जो आयात निर्यात नीति है, जो व्यापार नीति है, उसका मुख्य उद्देश्य होता है। सबसे पहला यही है। तो प्रत्येक देश इसके लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास करता है और निर्यातों को बढ़ाने का काम करता है। इसके लिए अपने देश में जो बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करके दूसरे देशों में निर्यात कर सकता है। कोई भी देश एक देश से खरीद करके दूसरे देश में भी बेच सकता है। ऐसे भी देश है जो खुद तो प्रोडक्शन नहीं करते लेकिन दूसरे देश से खरीदा और फिर आगे किसी तीसरे देश को बेच दिया, तो वो भी एक बिजनेस का तरीका है। तो ये भी एक तरीका है जिससे कि निर्यातों को बढ़ाया जा सके। तो पहला पॉइंट है निर्यातों को बढ़ावा देना। दूसरा पॉइंट आता है आयातों में कमी करना। आयातों में हम कमी करेंगे यानी हमारे देश में जितना कम आएगा उतना ही हमें खर्चा कम होगा। हम विदेशों से कोई भी चीज़ मंगवाते हैं तो हमारी जो भी चीज़ें मंगवाई जाती है वो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो हमारे देश में कम प्रोडक्शन होता है जिनका, या जो हमारे देश में कम उत्पादित होती हो। तो ऐसी चीज़ों को तो मंगवाना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो IMF के जो सदस्य देश है या WTO के जो सदस्य देश है तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको अपनी जो टोटल रिक्वायरमेंट है उनका 2% खाद्यान्न मंगवाना पड़ता है। वो उनके लिए कंपलसरी होता है। लेकिन जिन देशों का भुगतान संतुलन प्रतिकूल रहता है उनके लिए शर्त नहीं है। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कुछ तो मंगवाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी आयातों में कहीं ना कहीं कमी करनी चाहिए। हमें दूसरे देशों पर जो निर्भरता है वो क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए, जिससे कि हमारी आय बढ़े और हमें खर्चा है जो हमारा थोड़ा कम हो जाए। तो ये भी फायदा ही होता है हमारे देश के लिए। दूसरा बात है स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना। हमारे देश में बड़ी मात्रा में विदेशी कंपनियां हैं जिनको हम बहुराष्ट्रीय निगम भी कहते हैं। तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में काम कर रही है, लेकिन इस जो आयात निर्यात नीति है इसका एक ये भी उद्देश्य है कि हमारे देश की जो चीज़ें बन रही है, जो भी कंपनियां फैक्ट्रियां जो चीज़ें बना रही है वो अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पर जो मार्केट है या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें बिक रही है उनके लेवल की चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमारे देश में कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है बहुत बड़ी मात्रा में बनाए जाते हैं और कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट है वो हमारे देश के हैं, जैसे कि खादी का प्रोडक्ट है, जैसे कि हमारे देश में जो पतंजलि है। इसके अलावा हमारे देश में जो डाबर है, होम्योपैथिक से भी जुड़ी बहुत सारी चीज़ें और आयुर्वेद से जुड़ी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट तैयार किए तो वर्ल्ड लेवल में विख्यात है और वर्ल्ड लेवल पर उनको यूज़ भी लेते हैं, क्योंकि ये किसी तरीके से ये नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो कहने का मतलब केवल
केवल ये इसका एग्जांपल नहीं है, देश में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कंपटीशन लायक चीज़ें बनाना चाहिए। तो ये कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा गौर कर सकते हैं इस पर। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि हमारी जो चीज़ें हैं उनको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसके कंपटीशन के लायक बना सके। तो अपने उद्योगों को क्या संरक्षण दे करके हम ऐसा कर सकते हैं, हमारे देशों को संरक्षण दे करके। हमारे देश संरक्षण का मतलब ये होता है हम दूसरे जो विदेशी चीज़ें उन पर टैक्स बढ़ा सकते हैं, विदेशों से दूसरी चीज़ें कम मंगवा सकते हैं, हमारे वाले को कुछ प्रोत्साहन देते हैं, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन करो ताकि अच्छा प्रोडक्शन को जैसे कि बेचें और पैसा कमाएं। तो इस तरीके से संरक्षण के माध्यम से भी अच्छा काम किया जा सकता है। चौथा जो इसकी जो उद्देश्य है वो है विदेशी मुद्रा का संतुलन बनाए रखना। एक प्रत्येक देश ये भी चाहता है कि जो दूसरे देश से जितना माल मंगवा रहे कम से कम उतना बेचें। यदि विदेश से सपोज करो $1 करोड़ का हमने माल मंगवाया तो हम कम से कम हमारी प्रायोरिटी यही है कि $1 करोड़ का बेचें। भुगतान संतुलन यदि प्रतिकूल हो जाएगा, सपोज कीजिए 1 करोड़ का तो हमने मंगवा लिया और बेचा है हमने 50 लाख करोड़ का ही, तो कहने का 50 लाख का ही, तो कहने का मतलब ये हमने जितना मंगवाया हमने उसका 50% ही विदेशों में वापस बेचा है। तो इसका मतलब हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है। तो इसलिए कम से कम इतना हो कि जितना मंगवा रहे हो उतने का कम से कम सेल करे, उतने पैसों का है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है जो आयात निर्यात नीति का है। तो भुगतान संतुलन बनाए रखना भी एक इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाना। अनुकूल का मतलब है ये हमारे फेवर में होना चाहिए। जैसे कि हमने $1 करोड़ का माल हमने विदेशों में बेचा और $20 लाख का ही हमने माल है जो मंगवाया है, इसका मतलब हमने $80 लाख का एक्स्ट्रा बेचा है। तो ये हमारे भुगतान संतुलन जो अनुकूल होगा। तो ये भी एक हमारा जो उद्देश्य होता है कि हमारा भुगतान संतुलन हमारे हमेशा अनुकूल रहे। अनुकूल जितना भुगतान संतुलन हमारे रहता है वो हमारे देश के लिए फेवर में होता है। ठीक है, हमें पैसा कम देना पड़ता है दूसरे देशों को। तो ये भी एक तरीका है। और नेक्स्ट इसका है आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करना। प्रत्येक देश ये चाहता है कि वो दूसरे देशों पे जो अपनी जो जितनी भी रिक्वायरमेंट वाली चीज़ें हैं उनकी निर्भरता क्या है कम करे या समाप्त कर दे। जैसे कि भारत है खाद्यान्न के मामले में वर्तमान में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है और लगभग हम बहुत ही कम चीज़ें खाने वाली जो अन्न है वो हम मंगवाते हैं दूसरे देशों से। लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जो खाद्यान्न के मामले में आज भी दूसरे देशों पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि जापान है, जापान के हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही अच्छी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था वहाँ की, अच्छा पैसे वाला देश है, लेकिन वो खाद्यान्न है वो दूसरे देशों से ही मंगवाता है। तो कहने का मतलब ये है कि खाद्यान्न के मामले में या अन्य चीज़ों के मामले में, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, इन सभी के मामले में क्या हम चाह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर बने इसमें, ताकि दूसरे देशों से हमें कम से कम मंगवाना पड़े। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि हम दूसरे देशों पर निर्भरता क्या करें, छोड़ दें। दूसरे देशों पर यदि आप निर्भर नहीं रहोगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू भी बढ़ेगी और आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रुतबा भी बढ़ेगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका जैसा देश है, तो आज वो टॉप पे क्यों है, रूस जैसे टॉप पे, क्योंकि वो अपने जो रिक्वायरमेंट है वो अपने देश से ही फुलफिल कर लेते हैं। लेकिन अन्य जो देश है जो दूसरे देशों पे डिपेंड रहते हैं तो उनकी स्थिति खराब ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम पाकिस्तान जैसे देश है, बांग्लादेश जैसे देश है, म्यांमार, भूटान जैसे देश है, तो ये दूसरे देशों पर ज़्यादातर डिपेंड रहते हैं। और हमारे इंडिया की बात कर ले तो हमारे पेट्रोलियम जो पदार्थ है, पेट्रोल डीजल की बात कर ले तो हम दूसरे देशों पे ही निर्भर है। हमारे देश में अभी भी इनका इतना डेवलपमेंट हुआ नहीं है, तो ये भी एक समस्या का कारण है। तो प्रत्येक देश ये चाह रहा है कि आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करे। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो है देश की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। प्रत्येक देश ये चाह रहा है कि उसकी स्थिति है, जो इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पैसे की दृष्टि से देखा जाए तो वो हालात थोड़े सुदृढ़ हो, मजबूत हो। इसके लिए अलग अलग सरकारें भी प्रयास करती है और इसके लिए नीतियां भी बनाती है और लगातार इसमें प्रयास जारी भी रहने चाहिए। क्योंकि यदि आर्थिक स्थिति यदि आपकी खराब होती है तो आप हर तरीके से पिट जाते हैं। तो इसलिए आर्थिक यदि स्थिति को सुदृढ़ करना है तो हमारे अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा, हमारे देश के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा और हमें कुछ और भी नई नई चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी की और भी नए रिसर्च की और की आवश्यकता होगी। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि हम जो
हमारी आर्थिक स्थिति को क्या है, सुधार करें। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अनावश्यक वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना। प्रत्येक देश ये चाहता है कि दूसरे देशों से बिना मतलब वाली जो चीज़ें हैं जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है वो कम से कम मंगवाए। ज़रूरत की चीज़ें तो मंगवानी पड़ेगी, लेकिन जो इनकी ज़रूरत की आवश्यकता ही नहीं है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो भी हम चीज़ें मंगवाते रहते हैं, तो वो भी एक हमारे लिए नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि जब बिना ज़रूरत की चीज़ मंगाएंगे तो वो पड़ी रहेगी और थोड़े दिनों बाद में कुछ चीज़ें तो ऐसे जिनकी डेट एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो वैल्यूएबल भी नहीं होती किसी भी तरीके से देखा जाए, तो रिसाइकिल भी नहीं हो तो फिर कहने का मतलब वो चीज़ें खराब होती है, झूठा पैसा ही लग जाता है हमारा। तो प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था या प्रत्येक देश ये चाहता है कि जो जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतनी चीज़ें दूसरे देशों से मंगवाए, ये एक उद्देश्य है। नेक्स्ट इसका देश में वस्तुओं की आपूर्ति बनाए रखना। तो ये भी प्रत्येक देश ये चाहता है कि अपने देश की जो रिक्वायरमेंट है वो तो कम से कम बनी रहे, चाहे वो हमारी घरेलू आवश्यकता है वो हमारे घरेलू वस्तुओं के द्वारा ही पूर्ति कर ली जाए, या यदि घरेलू आवश्यकता घरेलू से भी नहीं पूर्ति हो रही है तो दूसरे देशों से भी मंगवाना पड़ता है। तो ये भी एक उद्देश्य होता है कि हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है क्या वो हमारे घरेलू जो हमारे घरेलू प्रोडक्शन है उससे कंप्लीट हो रही है, नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे देशों से माल मंगवाना ही पड़ेगा। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि पेट्रोल डीजल है, हम दूसरे देशों पे उस पर डिपेंड है तो वो हम मंगवाते ही हैं क्योंकि हमारी घरेलू आवश्यकता है वो जो हमारे घरेलू प्रोडक्शन से फुलफिल नहीं हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको मंगवाने पड़ता है। तो आपूर्ति बनाए रखना भी इसका उद्देश्य होता है। और लास्ट है अन्य देशों से व्यापारिक संबंध अच्छे बनाना। तो दूसरे देशों के साथ लगातार नए नए देशों को खोजना चाहिए, नए नए देशों से व्यापार करना चाहिए, और अलग अलग देशों की अपनी अपनी व्यापारिक नीतियाँ होती है और प्रत्येक देश परिपूर्ण रूप से तो कहे कि परिपूर्ण तो है ही नहीं, यदि परिपूर्ण होता तो फिर पूरी दुनिया में उसी का डंका बजता। तो कहने का मतलब कुछ एक देश अपने आप में ऐसे सोचते हैं, लेकिन ये भी एक हमारा पॉइंट हो जाता है कि दूसरे देशों के साथ क्या करना चाहिए, हमें तालमेल बैठा के काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी न किसी तरीके से हम कभी न कभी दूसरे देश से कुछ न कुछ हमें चीज़ लेनी ही पड़ती है, ठीक है। तो चाहे वो प्रोडक्ट हो किस चीज़ का, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वहाँ के सांस्कृतिक मूल्य हो, तो कुछ न कुछ हमें लेना ही पड़ता है। इसके लिए हमें क्या अच्छे संबंध बनाने ज़रूरी होते हैं अन्य देशों के साथ में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक देश की यह अर्थव्यवस्था का या प्रत्येक देश का ये भी एक उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नए नए देश है या नए जो अन्य जो वर्ल्ड बैंक है या IMF है या WTO है, इसके जो सदस्य हैं, तो इनसे क्या अच्छे संबंध बना के रखे, अच्छे ताल्लुकात रखे, जिससे कि व्यापार बढ़े, नई नई चीज़ें साझा हो एक दूसरे के साथ, तो कहीं न कहीं देश को फ़ायदा ही होता है। तो संबंध बेहतर होने चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारी अच्छी ख्याति बने, अच्छी पहचान बने। तो आज ये इसके उद्देश्य थे आयात निर्यात नीति के। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए।